नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कार्यपालिका को समझेंगे, यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वो कैसे कार्य करता है। 152 से 167 यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या नियम कानून है इसमें, इन सबको काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड स्टोरी को जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है, ठीक है। देखो, संविधान के जो निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह तय किया कि राज्यों में केंद्रीय सरकार की तरह एक संवैधानिक कार्यपालिका होनी चाहिए, जिसमें राज्य का राज्यपाल जो गवर्नर होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है, होगा। और वास्तविक कार्य सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा चलाए जाएंगे। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, तो यहाँ पे इन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने यहीं से इस चीज़ को लिया था कि राज्यपाल प्रांत सरकार का शीर्ष पदाधिकारी थे, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण शक्तियां मंत्रिपरिषद को ही थी, ठीक है। यानी कि कुल मिला के देखो क्या होता है ना, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे तुम्हारा जो है गवर्नर स्टेट में काम करेगा, ठीक है, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे। और सेम जो तुम्हारा पीएम होता है जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है, सेम गवर्नर के बिहाफ पे यहाँ पे तुम्हारा जो है, जो हमारा सीएम आ जाता है ये। तो ये कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों सेपरेट बॉडी हैं और ये दोनों के दोनों सेपरेट बॉडी है, लेकिन आपको पता है कि ये इसके अंडर है, तो यानी कि ये इसके अंडर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल कौन है। देखो, पावरफुल आपको होता है प्रेसिडेंट ही पावरफुल है और यहाँ पे गवर्नर ही पावरफुल है। लेकिन जब जो हमारा आर्टिकल 74 है उसके तहत जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती थी प्रेसिडेंट के लिए, जो कि एक सलाहकार बॉडी होती है, उसके तहत क्या हो गया कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारा 74 आ गया था कि जिसने क्या कर दिया, ये प्राइम मिनिस्टर और उसके लिए मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करना शुरू दी, उनके उनके मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करना शुरू कर दिया। सेम ऐसे स्टेट में तो जो तुम्हारा गवर्नर था जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है, इसके लिए जो यहाँ पे तुम्हारा सीएम और इसके साथ जो तुम्हारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो तुम्हारे ये 70, ठीक है ना, 70 तो उत्तराखंड में है, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो ये काम करना शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं ये, ठीक है। इनसे संबंधित आर्टिकल्स को समझते हैं, बहुत अच्छे से इनको देखेंगे। फिर भी कोई चीज़ समझना आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट को बनाना था ताकि स्टेट में भी मतलब जो है सब कुछ इस संरचनाबद्ध ढंग से चलता रहे और केंद्र की भूमिका भी सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, आर्टिकल 152 से 167 को हम विषयवार देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए देख लो, पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फ़ोन में। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा पैसे आएंगे तो कर दूंगा कुछ अच्छा इस चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से होगा यार। सब्सक्राइब कर लो, मुझे थोड़ा मेरी वीडियोस चेक कर लो, थोड़ा वॉच टाइम बढ़े, कुछ तो आए, ठीक है। फालतू की रील्स और उनको स्क्रॉल करने से तो अच्छा है यार कि कुछ ऐसी जगह पे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो जहाँ पे कुछ नॉलेज मिले, और का भी भला हो, तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, सबका भला होगा। तो चलो, अनुच्छेद, शीर्षक, मुख्य प्रावधान, उद्देश्य, भूमिका, विशेष बातें क्या है, इन सबको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 152 की। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा समझो। देखो, ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 ही आपका, ठीक है ना, 152 से 167 आपके। तो स्टेट शब्द से आशय उस स्टेट से है जो फर्स्ट शेड्यूल में निर्दिष्ट हो। जम्मू एंड कश्मीर राज्य शामिल नहीं था पहले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैंने लिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि ये पहले मेंशन नहीं था, ठीक है ना। देखो, आर्टिकल 152 ये क्या बोलता है, स्टेट शब्द से आशय उस स्टेट से है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में निर्दिष्ट हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला शेड्यूल है बेटा, उसमें ये डिटेल में मतलब मेंशन होगा, तो वही स्टेट होगा, ठीक है। और ये अपवादित था क्योंकि जब 370 था तो तब ये मेंशन नहीं था वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में, ओके। अनुच्छेद जो 152 है ये आपसे कहता है कि स्टेट शब्द किन किन पर लागू होगा, मतलब कुल मिला के किन किन पे लागू होगा, यानी कि जो इस भारत संघ के अंतर्गत है, जिनको राज्य कहा गया है, जिनकी बॉर्डर है, सीमाएं बनी हुई हैं, वो राज्य हैं। और कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जिनमें बॉर्डर बनी है लेकिन उनके लिए विशेष प्रावधान होते हैं। तो ये विशेष प्रावधान की बात हो रही, जैसे संघ शासित प्रदेश हो, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जैसे ये उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रखना 152 की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 153 क्या कहते हैं कि देखो, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो राज्यपाल है उसके अंदर 2 स्टेट आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। कभी कभी विशेष स्थितियां आ जाती हैं, तो एक ही राज्यपाल के अंतर्गत 2 स्टेट भी आ सकते हैं,
ये आर्टिकल 153 आपको कहता है। राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रमुख है कि क्या प्रमुख है, इसका मतलब कि इसका कार्य क्या है, मेन एम्बिशंस क्या है इसके। देखो, राजनीतिक संतुलन को बनाए रखना है, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र राज्यों के संबंध में मध्यस्थ की भूमिका निभाना है, यानी कि स्टेट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसको पहुंचाना होगा। अगर स्टेट में कुछ भी दिक्कत परेशानी है, कोई समस्या, वो सब कुछ चीज़ों को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अनुच्छेद 154 आपसे क्या कह रहा है, जो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है, एक्सिक्यूटिव पावर है, वो किसके पास है। देखो, वो भी राज्यपाल के ही पास है। एक्सिक्यूटिव पावर, राज्य का जो भी कार्य होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, कुछ भी काम होगा, वो राज्यपाल के ही पास है वो पावर। लेकिन इसकी पावर का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए जो एक मंत्रिमंडल होगी, जो मंत्रिमंडल के बिहाफ पे सारे के सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे वो मंत्रिमंडल जो भी कार्य करे, उसके संवैधानिक निर्देश, जो भी दिशा निर्देश देने होंगे, वो ये गवर्नर ही देगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा सीएम होता है, उसके जो विधायक होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नमेंट की नियुक्ति कैसे होती है, 155 आर्टिकल के तहत यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, मुहर लगेगा एक पत्र पे, मतलब वो पत्र के द्वारा उसकी नियुक्ति करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब देखो, आर्टिकल 156 आपसे क्या कह रहे हैं, जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर है, कि गवर्नर कब तक कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा। देखो, होल एंड सोल, सबसे पहली बात तो जैसे राष्ट्रपति ने राज्यपाल को नियुक्त किया है, तो राज्यपाल क्या करता है, जब तक अपने पद पे है, राष्ट्रपति को सारी डिटेल्स बताता है। अगर वो अपना त्यागपत्र देगा तो वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा, और जो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कभी अगर राज्यपाल नहीं होता है, कुछ उसकी डेथ हो गई या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ है, कभी ऐसी स्पेशल कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस केस में भी जो है प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट में देखेगा कि मतलब गवर्नर वहाँ पे नियुक्त किया जा सके जल्दी से जल्दी। आर्टिकल 157 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, जो भी आपका गवर्नर बनेगा उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यपाल हेतु पर्याप्त परिपक्व और देश सेवा की समझ से होनी चाहिए। आर्टिकल 158, जो गवर्नर ऑफिस है, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। देखो, राज्यसभा या राज्य विधानसभा संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी अन्य लाभकारी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर कार्य नहीं करेगा, मतलब कोई सरकारी नौकरी को पहले से होल्ड ना करता हो, किसी प्रॉफिट के पद पे वो कार्य ना करता हो, आधिकारिक निवास बिना किराए के मिले, और पारिश्रमिक भत्ते आदि संविधान संसद द्वारा निर्धारित होंगे। पद के दौरान सुविधाएं घटाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है, बढ़ेगा ही, बस घटेगा नहीं। ठीक है, राज्यपाल का जो पद होगा वो निष्पक्ष होगा, प्रतिष्ठित और संवैधानिक होगा, बाहरी दबाव से नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट में कोई गवर्नमेंट चल रही है तो वो दबाव बनाएगी गवर्नर पे, गवर्नर तब जो फिर से इलेक्ट किया जाएगा, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो स्वतंत्र बॉडी होगा गवर्नर अपने आप में। आर्टिकल 159 क्या कह रहा है, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर है उसकी जो शर्त होती है, उसकी जो शपथ होती है वो कैसी होती है। देखो, पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अथवा उसके अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ पुष्टि करनी होगी कि वह संविधान और कानून की रक्षा करेगा, राज्य की जनता की भलाई करेगा। ठीक है, राज्यपाल के पद की गरिमा और दायित्व को स्पष्ट करता रहेगा। ठीक है, ये संवैधानिक वचन है, मतलब उसको यहाँ पे ये शपथ देनी पड़ेगी। आर्टिकल 160 आपसे कहता है, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। कह रहा है कि अगर सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि गवर्नर की मृत्यु हो जाती है या पद रिक्त हो जाता है, किसी कारणवश कोई असमर्थता आ जाती है, तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे फिर उचित व्यवस्था करेंगे। ठीक है, राज्यपाल के कार्य किस तरह से संपन्न होंगे तो वो राष्ट्रपति वहाँ पे उसकी व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वैकल्पिक व्यवस्था होती है, शून्य बची न रह जाए, संकट में प्रशासन बाधित न हो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर गवर्नर नहीं है तो ऐसा ना हो कि गवर्नर के बिहार पे जो काम होने थे वो नहीं होंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। प्रेसिडेंट वहां से सारा वर्क देखेंगे कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे नियुक्तियां करेंगे, किसको अपने बिहार पे काम करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट करवाएंगे। आर्टिकल 161 आपसे क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, इट्स एंड सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कि राज्यपाल उस राज्य की उन विधियों के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति की क्षमा, रिस्पाइट्स, रेमिशंस, सजा में परिवर्तन आदि करने की शक्ति होगी उन मामलों में जहां राज्य का कार्यकारी शक्ति लागू होती है। कहने का मतलब है, देखो
कोई व्यक्ति कोई क्राइम कमिट करता है और वो क्राइम मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया, अपनी जान बचाने के लिए किया, या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, तो वो गवर्नर से जो है मतलब वहाँ पे जो हमारी राज्यपाल है इनसे क्षमा याचना मांग सकता है, और ये उसकी मतलब उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, उसकी कुछ चीज़ों में राहत उसको दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में ये है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि किसी को फांसी की सज़ा होती है तो प्रेसिडेंट उससे अगर वो डायरेक्ट कन्वे करता है अपने गुनाह को, प्रेसिडेंट को बताता है, या मतलब कुछ विशेष प्रावधान होते हैं इसके, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट उसको फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यानी उम्र कैद हो सकती है, उसको बदला जा सकता है। इसके अलावा जैसे गवर्नर का है, तो गवर्नर के केस में भी वो पहले तो गवर्नर ही आएगा जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट की जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से जो भी उसका क्राइम होगा या कोई भी ऐसे समस्या आ जाए तो गवर्नर उसकी हेल्प आउट करेंगे। सिर्फ क्राइम को लेके नहीं है, अपनी जो भी स्थिति होगी उस चीज़ को लेके गवर्नर से वो निवेदन कर सकता है। अब जो ये आर्टिकल 162 है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंड ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट की जो शक्तियाँ हैं उनका मतलब लिमिटेशंस हैं, पावर्स हैं, कुछ कैसी पावर्स हैं। देखो, राज्य में कोई कानून बनाना हो तो राज्य सरकार बना सकती है यहाँ पे, लेकिन वो जो कानून होंगे वो संविधान में जो कानून लिखे गए हैं उनकी पावर का मतलब गलत इस्तेमाल नहीं होगा या उनकी पावर को लिमिट नहीं करेगा, बल्कि संविधान में जो पावर्स दी गई हैं उसके लिमिटेशन के अंतर्गत ये पावर बनेंगी। राज्य जो भी कानून बनाएगा, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह होती हैं, उससे संबंधित कानून बना सकता है, लेकिन वो राज्य के अंदर तक ही सीमित रहेंगे, राज्य की सीमा के दायरे में रहेंगी, लेकिन संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। 163 है, ये राज्यपाल की जो पावर्स हैं इस पे अपनी तरह से मतलब एक तरह का रोक लगा देता है, और इसके बिहाफ पे काम जो है चीफ मिनिस्टर और उसके जो मंत्रिमंडल होगा वो काम करेगा स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कौन सा आर्टिकल होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एक मंत्रिमंडल होगा जो सारे कार्य करेगा, और बस यही चीज़ है, सेम टू सेम मतलब यहाँ पे है। ठीक है, आर्टिकल 164 ओथ प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स की जो ओथ प्रोविजन होगी वो यहाँ पे दिखाई गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी जो मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। गवर्नर के अंडर ये चीजें होंगी। कुछ राज्यों में दलित आदिवासी कल्याण मंत्री अनिवार्य व्यवस्था होंगी। मंत्रियों को विधायक होना चाहिए या 6 महीने के अंदर बने। मंत्रियों के वेतन भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये सुनिश्चित करता है कि मंत्री लोकतांत्रिक जिम्मेदारी लें, विधायक मंडल से संबंध हो और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के जो मिनिस्टर्स हैं उनके ओथ वगैरह, उनकी सैलरी वगैरह डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 164 के अंतर्गत। आर्टिकल 165 आपसे क्या कहता है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य हो। उसे उच्च राज्य सरकार को कानूनी सलाह देनी होगी एवं अन्य कानूनी कार्य जो राज्यपाल द्वारा कानून द्वारा सौंपे जाएं। मंत्रिमंडल की तरफ से भी प्रेजर ऑफ द गवर्नर पर कार्यालय में रहेगा और पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगा। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय योग्य कानूनी सलाह सुनिश्चित करता है और न्यायिक संवेदनशील मुद्दों में सलाह की भूमिका ये देता है। कुल मिला के जो हाई कोर्ट होगा स्टेट का, उसके जो न्यायाधीश वगैरह होंगे उन सबकी नियुक्ति गवर्नर करेगा। आर्टिकल 166 ये आपसे क्या कहता है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। आदेश और दस्तावेज राज्यपाल द्वारा प्रमाणित होंगे और उसी तरह से नियम बनेंगे, और यदि ऑथेंटिकेशन नहीं हो तो वैधता पर सवाल उठ सकता है। औपचारिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, संवैधानिक पहलू संविधान के अनुरूप हो और कार्रवाई स्पष्ट और विधिगत होनी चाहिए। आर्टिकल 167 आपसे क्या कहते हैं, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर्स। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की और राज्य मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को बताना होगा। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासन एवं विधेयक प्रस्तावों को जानकारी देनी होगी। यदि मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो जो मंत्रिमंडल ने नहीं देखा तो राज्यपाल के कहने पर वह प्रस्ताव मंत्रिमंडल को लाएगा। कुल मिला के राज्यपाल से कोई भी कार्य नहीं छुपेगा। अगर जो सीएम है उसका मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री कुछ भी कार्य कर रहा है और उसने अगर सीएम को नहीं बताया तो उसे गवर्नर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि सीएम क्या करता है, हर चीज को गवर्नर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, यह पारदर्शिता और नियंत्रण की व्यवस्था है। राज्यपाल को सूचित करना ताकि संविधानों और संवैधानिक जिम्मेदारी बने रहे। ठीक है, संविधान की जो नियम है और संविधान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से बनी रहे और कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से पूरे स्टेट और पूरी कंट्री में लागू रहे एक तरह का। ठीक है, बात करें इसके जो संवैधानिक महत्व है, विवाद और निर्णय है, तो वो क्या क्या चीजें जरा इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। राज्यपाल नियुक्ति कार्यकाल को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले में अक्सर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में मामले आ जाते हैं। जैसे बीपी सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में एक केस आया था।
राज्यपाल को राष्ट्रपति की प्रसन्नता प्लेजर पर तो बनाया गया है, लेकिन यह उनका हटाना जाना पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय हो। न्यायालय रद्द कर सकता है यदि वो दुरुपयोग होता है। मतलब कि अगर गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हो, अगर उनके केस में वो सही से नहीं काम कर रहा है या रिपोर्ट अच्छी नहीं बन रही है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल जो है उनको उनके पद से हटा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब विवादित है, क्योंकि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे नियुक्त किया जा रहा है और गवर्नर के बिहाफ पे मंत्रिमंडल को बनाया जा रहा है, न कि मंत्रिमंडल के बिहाफ पे गवर्नर को बनाया जा रहा है। इसलिए ये थोड़ा विवादित है यहाँ पे, ठीक है। राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स, जहां संविधान कहे कि राज्यपाल को सलाह नहीं बल्कि निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना है, को सीमित रखते हुए न्यायालयों ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकांश मामलों में मंत्रि परिषद का परामर्श निर्णय प्राथमिक होना चाहिए, ठीक है। मंत्रिमंडल को ही मतलब प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही है। अनुच्छेद 167 जैसे प्रावधान राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच सूचना प्रवाह और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक। बाकी बात करते हैं इस वीडियो का एट दी एंड हमने क्या कुछ देखा इस वीडियो में। जो शॉर्ट में आर्टिकल्स को नहीं बता रहा हूँ, आर्टिकल एक बार दोबारा देख लेना, मैंने सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। 153 से 167 निश्चित करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक, न्याय संगत और उत्तरदायी और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के पास है, लेकिन राज्यपाल को सीमित विवेकाधिकार और नियंत्रण रखने का अधिकार संविधान देता है, ठीक। इन प्रावधानों से संघ और राज्य संतुलन सुनिश्चित होता है, साथ ही राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना।